एजुजा में सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राजव्यवस्था के कह सकते हैं सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक को समझने वाले हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। लेकिन हम इसे किसी किताब की तरह नहीं पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से होती है। भाई, इतना बड़ा और विविधताओं से भरा हमारा देश, इसका शासन आखिर चलता कैसे है? हम सबको ये तो पता है कि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख है, पर क्या सारी की सारी कार्यकारी शक्तियां असल में उन्हीं के पास है, या फिर सत्ता का असली सेंटर कहीं और है? चलिए आज इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला बड़ा राज है वो यहीं खुलता है। देखिए, भारत में दो तरह के प्रमुख हैं। एक है नाम मात्र यानी नॉमिनल हेड, और दूसरे हैं वास्तविक यानी रियल हेड। राष्ट्रपति, जी हाँ, वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, देश का सबसे ऊंचा पद, सम्मान का प्रतीक। लेकिन सरकार के जो प्रमुख हैं, मतलब शासन की असली लगाम, वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि देश के सारे बड़े फैसले प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद लेते हैं, और उन पर आखिरी मोहर राष्ट्रपति की लगती है। और बस यही तो है हमारी संसदीय प्रणाली का सार। आज के सफर में हम इन सभी पड़ावों से गुजरेंगे। हम सबसे पहले शासन के शक्ति केंद्र को पहचानेंगे, फिर प्रधानमंत्री और उनकी टीम की बनावट को देखेंगे, उस एक सिद्धांत को समझेंगे जो पूरी सरकार को एक साथ बांधकर रखता है, और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ बेहद जरूरी बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। शासन का असली शक्ति केंद्र कहाँ है? ये समझने के लिए कि आखिर पावर है किसके पास, हमें पहले ये जानना होगा कि ये सरकार की कार्यकारी शक्ति, ये कार्यपालिका होती क्या है। तो कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, सरकार की वो ब्रांच है जिसका सीधा सा काम है संसद ने जो कानून बनाए हैं उन्हें जमीन पर लागू करवाना और देश का प्रशासन चलाना। अब इसमें मंत्रीगण भी आते हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी यानी ब्यूरोक्रेसी भी। और बस यहीं पर हमारी उस पहेली का जवाब मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 74(1) वो चाबी है जो शक्ति के केंद्र का ताला खोलती है। यह साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद के हेड होंगे प्रधानमंत्री। और आपको बता दूं, 44वें संशोधन के बाद तो ये सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना अनिवार्य भी है। तो बताइए, असली शक्ति किसके पास हुई? जी हाँ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास। ठीक है, तो अब जब हमने शक्ति का केंद्र पहचान लिया है, तो चलिए अब उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो इस पूरे सेंटर को चलाता है, भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रोसेस काफी सीधा है। लोकसभा चुनाव हुए, जिस भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिला, राष्ट्रपति उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन असली खेल तब होता है जब किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और उस नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं जिससे लगता है कि वो सदन में विश्वास मत हासिल कर लेंगे। प्रधानमंत्री का पद ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये सरकार की वो धुरी है जिसके चारों तरफ पूरा शासन घूमता है। वही अपनी टीम यानी मंत्रिमंडल बनाते हैं, वही मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंपते हैं। सरकार के सारे नीतिगत फैसले जिन कैबिनेट बैठकों में होते हैं, उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। और सबसे अहम, वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। मतलब मंत्रिमंडल के फैसले राष्ट्रपति तक पहुंचाना और राष्ट्रपति की बात मंत्रिमंडल तक लाना, ये सब उन्हीं का काम है। अच्छा, प्रधानमंत्री अकेले तो पूरा देश नहीं चलाते हैं ना, उनके साथ एक पूरी की पूरी टीम होती है। इसी टीम को हम सब मिला के मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो चलिए अब जरा इस टीम की बनावट को समझते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद में मोटे तौर पर 3 लेवल के मंत्री होते हैं। सबसे ऊपर सबसे पावरफुल होते हैं कैबिनेट मंत्री। इनके पास रक्षा, वित्त, गृह, विदेश जैसे सबसे जरूरी मंत्रालय होते हैं। इनके बाद आते हैं राज्य मंत्री, जिन्हें या तो किसी डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है या फिर वो किसी कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं। और सबसे आखिर में होते हैं उपमंत्री, जिनका काम बाकी मंत्रियों को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में असिस्ट करना होता है। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी फैक्ट है जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। क्या सरकार चाहे जितने मंत्री बना सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साल 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। उसने ये लिमिट लगा दी कि प्रधानमंत्री को मिलाकर
पूरी मंत्रिमंडल का साइज लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये इसलिए किया गया था ताकि गठबंधन सरकारों में बहुत बड़ी बड़ी कैबिनेट ना बने। एक सवाल जो अक्सर एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करता है, ये कैबिनेट और मंत्री परिषद में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, मंत्री परिषद एक पूरी फौज है, तो कैबिनेट उसके सबसे ताकतवर कमांडोज का दस्ता है। मंत्री परिषद एक बड़ी बॉडी है जिसमें सभी तरह के मंत्री, मतलब करीब 70 से 80 लोग होते हैं। वहीं कैबिनेट एक बहुत छोटी, सिर्फ 15-20 मंत्रियों की लेकिन सबसे शक्तिशाली यूनिट है। सरकार के सारे बड़े और नीतिगत फैसले यही कैबिनेट ही लेती है। अब हम बात करेंगे उस संवैधानिक गोंद की जो पूरी सरकार को एक टीम की तरह जोड़कर रखता है, और ये है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे संविधान का आर्टिकल 75(3) कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली की आत्मा है। ये कहता है कि मंत्री परिषद एक टीम के तौर पर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। लेकिन इसका असल जिंदगी में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, सरकार एक है तो उसकी आवाज भी एक होगी। कैबिनेट का कोई भी फैसला पूरी मंत्री परिषद का फैसला माना जाता है। अगर कोई मंत्री किसी फैसले से सहमत नहीं है, तब भी उसे संसद के अंदर और बाहर उस फैसले का बचाव करना ही होगा या फिर इस्तीफा देना होगा। और अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, तो जानते हैं क्या होगा? पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। चलिए, अब जरा उन फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जहां अक्सर गलतियां हो जाती हैं। क्या आपको ये पता है कि कैबिनेट शब्द हमारे मूल संविधान में था ही नहीं? जी हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस शब्द को 1978 में 44th संशोधन के जरिए आर्टिकल 352 में डाला गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नेशनल इमरजेंसी लगाने से पहले राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह लेना जरूरी हो जाए। कुछ और कॉमन मिस्टेक्स पर ध्यान देते हैं। पहली बात, हमारा संविधान मंत्रियों का कोई वर्गीकरण नहीं करता। ये जो कैबिनेट राज्य उपमंत्री हैं, ये सिर्फ एक संसदीय परंपरा है। दूसरी बात, किचन कैबिनेट ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है। ये प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद लोगों का एक अनौपचारिक समूह है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, प्रधानमंत्री का कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता। वो तब तक पद पर रहते हैं जब तक लोकसभा में उनके पास बहुमत का समर्थन है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को फिर से देखते हैं, एक क्विक रिवीजन के लिए। तो सार ये है, भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास है। ये पूरी टीम सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है, यानी वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। और यही लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है। बस यही है हमारी संसदीय प्रणाली का पूरा ढांचा। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, संसदीय प्रणाली में जहां हर मंत्री को कैबिनेट के हर फैसले का साथ देना ही पड़ता है, क्या ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसी मंत्री की अपनी निजी राय रखने की आज़ादी को कम करता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की पूरी कार्यप्रणाली आपको एकदम साफ हो गई होगी। भारतीय राज्य व्यवस्था पर ऐसे ही गहराई से और आसान भाषा में विश्लेषण के लिए एडुझा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।